नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. So this is what section 4. Please go to the board. This is section 4. Overriding effect of the act. This is what overriding effect of the act. Overriding effect of the act. पढ़िए क्या है? Save as otherwise expressly provided in this act. सिवाय उसके जहां पर अन्यथा अदरवाइज प्रोवाइड किया गया है। जनरल रूल ये होगा, क्या होगा इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और आपको मैं एक इलस्ट्रेशन भी देता हूं अभी। any text, any rule or interpretation of the Hindu law. हिंदू लॉ की कोई सा भी टेक्स्ट यानी कि कोई भी नियम, कोई भी किताब में कुछ भी लिखा हो, किसी भी संहिता में कुछ भी लिखा हो, हिंदू लॉ का कोई भी नियम हो या हिंदू लॉ की कोई भी व्याख्या हो, इंटरप्रिटेशन हो, निर्वचन हो, तो ये हो गया एनी टेक्स्ट, एनी रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिंदू लॉ। ये तीन शब्द आ गए यहां पर। ये और एनी कस्टम और यूजेस एज पार्ट ऑफ दैट लॉ, या हिंदू लॉ का कोई कस्टम हो, हिंदू लॉ का कोई यूजेस हो, उसकी बात कर रहे हैं। सो एनी रूल, एनी टेक्स्ट, एनी इंटरप्रिटेशन, एनी कस्टम यूजेस ऑफ हिंदू लॉ। ठीक, कौन सा? विच वॉज इन फोर्स, जो कि लागू था इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट यानी कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले जो फोर्स में था, जो लागू था, क्या होगा इसका? दैट शैल सीज टू हैव इफेक्ट, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर विच प्रोविजन इज मेड इन दिस एक्ट, जिसके संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान दिया गया है। अब यही समझ लीजिए बस। अब मैंने आपके लिए पढ़ दिया बहुत अच्छे तरीके से, अब मैं समझाता हूं है क्या मामला। ये करें बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसको समझिए पहले। ये है लाइन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस अधिनियम के कमेंसमेंट होने से पहले यानी कि 21 दिसंबर 21/12/1956, यही डेट है ना? करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं, हालांकि यही होगी। 21 दिसंबर 1956, 21/12/1956, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर कोई भी कस्टम हो, कोई भी रूल हो जो कि पहले से चलता आया हो, टिल द कमेंसमेंट यानी कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले का कोई भी नियम, अगर उस संबंध में इस अधिनियम में कोई प्रावधान दिया गया है तो वो कस्टम स्वतः अपने आप में खत्म हो जाएगा। वो अपने आप में जो भी प्रावधान है, जो यूजेस था, टैक्स था, रूल था, दैट शैल सीज टू हैव इफेक्ट। अब इसको समझने के लिए थोड़ा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखो है क्या एग्जैक्टली। अब इसको कहानी को समझिए ऐसे। एग्जैक्टली यहां से आ गया दिस इज एडॉप्शन। तो देखिए एग्जैक्टली एडॉप्शन का होता क्या है, एडॉप्शन का मीनिंग समझेंगे आप लोग और एडॉप्शन का बैकग्राउंड समझेंगे हम लोग इसी में यहां पर, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 4। सेक्शन 4 को मैंने हल्का सा पढ़ाया आपको, एंड टू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे वी विल हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ द एडॉप्शन, टू द मीनिंग ऑफ द एडॉप्शन की मीनिंग क्या था, और देन यू विल रियलाइज कि हाउ शुड यू अप्लाई दिस सेक्शन 4 इन योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन दैट केस। तो देखिए एडॉप्शन का मतलब क्या होता है। जनरली आप समझ लीजिए कि एडॉप्शन का मतलब होता है कि जिस फैमिली में बच्चे का जन्म हुआ, उस फैमिली को बोलते हैं नेचुरल फैमिली, है ना? नेचुरल फैमिली। उस फैमिली के पेरेंट्स, गार्जियन अपने बच्चे को किसी दूसरी फैमिली में जब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उनको गिफ्ट कर देते हैं, उस फैमिली को बोलते हैं एडॉप्टिव फैमिली। उस व्यक्ति जो दूसरी फैमिली है, जब बच्चा उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया तो ऐसा माना जाएगा कि वो बच्चा एडॉप्टिव फैमिली का ही है, जैसे उसने उस एडॉप्टिव फैमिली में ही जन्म लिया हो। तो दो फैमिली हुई, पहली फैमिली कौन सी हुई? दो फैमिली हुई, F1 एंड F2। F1 हुई नेचुरल फैमिली,
यहां पर बच्चे ने जन्म लिया, ठीक, और फिर इस वाली फैमिली में किसी वजह से अगर वहां पर कोई बच्चा नहीं है या कोई भी रीजन से आप नहीं चाहेंगे, इस बच्चे को इस फैमिली को गिफ्ट कर दिया जाता है। ओके, और फिर ये जो फैमिली में जो बच्चा है इसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि इस बच्चे का जन्म F2 फैमिली में ही हुआ हो। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडॉप्शन। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, खूब इसके बारे में सुनते हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में घंटों खराब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंशियंट टाइम में, जो पुराना टाइम था, पुराना काल, यानी कि जो कमेंसमेंट से पहले की बात कर लेते हैं हम लोग, उस समय क्या रूल था, वहां पर क्या प्रावधान था, दिस मनु के अनुसार क्या था। जो आज का एडॉप्शन एक्ट है उसमें कुछ डिफरेंट था। वो क्या था, अकॉर्डिंग टू मनु, और यहां से प्लेम से क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं कि मनु के अनुसार एडॉप्शन का मीनिंग क्या था। एडॉप्शन इज द टेकिंग ऑफ ए सन, प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड, टेकिंग ऑफ ए सन, नोट्स दे दिए गए हैं आपको। टेकिंग ऑफ ए सन एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द फेलियर ऑफ ए मेल इशू। टेकिंग ऑफ ए सन, तो अर्लियर द मीनिंग ऑफ द एडॉप्शन वॉज टेकिंग ऑफ ए सन, इट वॉज नॉट टेकिंग ऑफ डॉटर। एडॉप्शन का मतलब था टेकिंग ऑफ ए सन बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द मेल इशू। अगर किसी परिवार में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, तो क्या होगा, तो इन दैट केस इफ समवन इज टेकिंग सन देन दैट वाज कॉल्ड द एडॉप्शन। तो एडॉप्शन का मतलब पहले वही था, दत्तक पुत्र का मतलब ये था, एडॉप्शन में बच्चा यानी कि बेटा लिया जाना। क्यों, इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस थी कि जो बेटा ही है, पुत्र ही है, जो कि जो लास्ट फ्यूनरल राइट्स होते हैं, रिलीजियस राइट्स होते हैं, वो उनको पूरा वही करेगा, उसकी चिता को मुखाग्नि बेटा ही देगा। तो जो रिलीजियस पर्पजेस से एक बेटे का होना बहुत जरूरी था। तो अगर बेटा नहीं है, मेल इशू नहीं है, तो बेटे को लिया जाना, टेकिंग ऑफ द सन वाज कंसिडर्ड टू बी द एडॉप्शन। तो प्लीज लेट मी नो, डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ द एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू द मनु। मनु के हिसाब से मीनिंग क्या हुआ एडॉप्शन का, टेकिंग ऑफ सन। और यहीं से आपसे प्लेम से क्वेश्चन ही पूछ लेंगे कि टेकिंग ऑफ सन और डॉटर, इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू मनु इन द अर्लियर टाइम्स दिस वाज कंसिडर्ड टू बी एज टेकिंग ऑफ सन। कि अभी सेक्शन 4 को दोबारा पढ़ूंगा मैं, अभी इस बैकग्राउंड को समझेंगे तब सेक्शन 4 को दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू मनु दिस इज व्हाट टेकिंग ऑफ सन। क्यों, क्योंकि मेल इशू है नहीं उसमें। तो बेसिकली इट वाज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ए सन, पुत्र का ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सन। कहां से, फ्रॉम द फैमिली इन विच ही वॉज बोर्न, जिस परिवार में उसका जन्म हुआ था, टू अनदर फैमिली, अन्य परिवार में, वेयर ही इज गिवन। तो जिस परिवार में उसका जन्म हुआ, उस परिवार से दूसरे परिवार में जिसमें उसको दिया जा रहा है, उस ट्रांसप्लांटेशन को हम बोलते हैं एडॉप्शन। ठीक है, कौन दे रहे हैं, बाय द नेचुरल पेरेंट्स बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के द्वारा। यस, रानी लक्ष्मीबाई ने भी यही किया था, दत्तक पुत्र है ना, नेचुरल पेरेंट्स के द्वारा गिफ्ट में दिए जाना। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द सन फ्रॉम द फैमिली वेयर ही इज बोर्न, जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है उस परिवार से दूसरी फैमिली में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, ये हुआ आपका एडॉप्शन का मीनिंग। लेकिन उसका मकसद क्या था, या उसका जो इफेक्ट क्या था, कि जो एडॉप्टिव फैमिली हुई, या जो न्यू फैमिली हुई, उसमें ही एक्वायर्स ऑल द राइट्स एंड स्टेटस। समझे, उसी न्यू फैमिली में वो सारे अधिकार और स्टेटस उसको मिलेंगे जैसे कि उसी में जन्म हो। और दूसरी बात, his ties with the old family come to an end. This was the effect. It is very important. Once the son is given, अभी तक हम जो एडॉप्शन एक्ट पढ़ेंगे वहां पर सन और डॉटर का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग नाउ एंशिएंट लॉ, तो मेरे मुझे सन लिखने का भी है। सो वंस द सन इज टेकन इन एडॉप्शन और ही इज एडॉप्टेड, एक बार पुत्र को अगर ले लिया गया एडॉप्शन में, तो उसका प्रभाव ये होगा दैट his ties with his old family will come to an end. उसका जो मूल परिवार था उससे उसके संबंध खत्म हो जाएंगे, relations will come to an end and he will get all the rights and status in the new family. नए परिवार में उसको जो अधिकार मिलने चाहिए पुत्र के, वो सारे अधिकार उसको मिलेंगे, पुत्र का उसको स्टेटस मिलेगा। तो पहली वाली फैमिली से रिश्ता खत्म
और नए फैमिली में एज ए पुत्र उसको सारे राइट्स मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये हुआ इसका कॉन्सिक्वेंस। समझ रहे हैं आप लोग? अब यहां से कुछ ये मीनिंग आ गया आपके सामने, कुछ आपके सामने आएंगे फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस विच मे बी हेल्पफुल इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, वो समझ लीजिए। पहले जो उस जमाने में 5 काइंड्स ऑफ एडॉप्टेड सन की बात की जाती थी। हमारे काम का इतना है, कितने प्रकार के, बस 5 काइंड्स, उनके नाम रटने की जरूरत नहीं है आपको। द एंशिएंट हिंदू लॉ रिकॉग्नाइज्ड 5 काइंड्स ऑफ एडॉप्टेड सन्स, 5 प्रकार के पुत्रों की बात की गई है, एडॉप्टेड पुत्रों की बात की गई है, लेकिन बाद में दे वर रिड्यूस ओनली टू 2 में रिड्यूस हो गए। और वो भी कौन, क्या नाम थे? दत्तका और कृत्रिमा। तो इनको याद कर लीजिए, दत्तका एंड कृत्रिमा, कि 5 प्रकार के एडॉप्टेड सन थे। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जाम, कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडॉप्टेड सन्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन एंशिएंट एडॉप्शन लॉ, एंशिएंट हिंदू एडॉप्शन लॉ। जो प्राचीन हिंदू विधि है उसके अनुसार कितने प्रकार के एडॉप्टेड सन की रिकॉग्निशन थी, तो इट वाज 5। लेकिन आउट ऑफ दोज 5 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका नाम था दत्तका और कृत्रिमा। और दत्तका और कृत्रिमा कौन थे? ये यक्ष थे, ये थे, वो थे, कुछ भी कंफ्यूजन क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना। दीज आर दी नेम्स गिवन टू एडॉप्टेड सन्स, जो गोद में लिए गए दत्तक पुत्र हैं उनको बोलते थे दत्तका या कृत्रिमा। तो दत्तका और कृत्रिमा को आप लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो नाम को याद रख लीजिएगा बस। दत्तका में क्या खास बात थी? इट वॉज प्रिविलेंट थ्रू आउट द इंडिया। दत्तका के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इट वॉज प्रिविलेंट एवरीवेयर, वेयर एज कृत्रिमा वॉज ओनली इन द मिथिला अयोध्या वाले रीजन में, मिथिला एंड एडजॉइनिंग एरिया में था। तो अगेन दिस कैन बी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रीलिम्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 टेक्स्ट हैं, 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, 2 ऑथोरिटेटिव वर्क्स। एक है दत्तक मीमांसा नंबर 1, एक है दत्तका चंद्रिका। दीज आर द 2 यू कैन से कमेंट्रीज कह लीजिए इसको आप, है ना, ऑथोरिटेटिव बुक्स कह लीजिए। तो ये हैं इन पर, तो ये भी पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन में कि कौन कौन सी इसमें जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो है दत्तका मीमांसा और दत्तका चंद्रिका। अब नो इफ यू गो थ्रू दीज 2 बुक्स you will come to know कि that there were 2 aspects of the adoption, जिस पर हम लोग का बिल्डअप करेंगे। There were 2 aspects of the adoption, एक था religious necessity, religious और spiritual necessity, और एक उसका पार्ट था secular aspect। So when you are adopting, 2 aspects were associated with this, 2 प्रकार के एस्पेक्ट इससे जुड़े हुए थे। नंबर 1 था secular aspect और सेकेंड एस्पेक्ट था religious necessity, रिलीजियस धार्मिक रिलेशनशिप का वहां पर एक पुट था, उसमें एक जुड़ाव था। और उसकी वजह से क्या था? उसकी वजह से हुआ ये। सेकुलर में तो हुआ, सेकुलर एस्पेक्ट में तो क्या हुआ साहब? यू गेव द गिफ्ट विच वाज एक्सेप्टेड, गिफ्ट एंड एक्सेप्टेंस, समझे? तो विच कुड रिजल्ट इन द ट्रांसफरिंग ऑफ द बॉय फ्रॉम वन फैमिली टू द अदर। तो जो सेकुलर पार्ट है, सेकुलर पार्ट में था कि साहब मैं अपने बेटे को आपको दे रहा हूं, तो मैं आपको दे रहा हूं, यानी कि आई एम गिफ्टिंग माई सन, यू आर एक्सेप्टिंग दिस माई सन, एंड दिस वाज द सेकुलर पार्ट। लेकिन रिलीजियस पार्ट में ये था कि अगर हम, क्योंकि हम लोग रिलीजियस रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, है ना, और क्योंकि उसकी जो इंपॉर्टेंस है, जो उसका जो पर्पज ही ये है कि भाई वो जो बच्चा है वो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करने में मेरी मदद करे, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुख को अग्नि वही दे, मेरे जो आखिरी क्रियाक्रम है वही करेगा। तो इसका मतलब धार्मिक पक्ष बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है इसमें। इसीलिए ये जरूरी था उस समय कि एडॉप्शन का मतलब ये नहीं है कि कान पकड़ा बच्चे के, जा बेटा जा, उस फैमिली में तेरा, हमने उस फैमिली को दिया। नो, यू विल हैव टू परफॉर्म सर्टेन रिलीजियस राइट्स एट दैट टाइम। कुछ धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक रीतियों के द्वारा होना बहुत जरूरी था, और यही है डिफरेंस आज के एक्ट में और पहले के अनुसार। अर्लियर परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन रिलीजियस राइट्स वाज नेसेसरी, परफॉर्मेंस ऑफ religious rites was necessary, due performance of religious ceremonies बहुत जरूरी था। due performance of the religious ceremonies जो प्रिस्क्राइब की गई थी शास्त्रों के द्वारा, बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? because we have to establish religious relations, समझे? adoption was supposed to establish certain religious relations, adoption के द्वारा धार्मिक संबंध स्थापित होने थे, ठीक है।
और एडॉप्शन के द्वारा, क्योंकि रिलीजियस धार्मिक और जुरिस्टिक वैधानिक कॉन्सिक्वेंस होने थे, इसलिए ये जरूरी पाया जाता, उससे माना जाता था कि यू विल हैव टू परफॉर्म सर्टेन रिलीजियस सेरेमनीज। ओके, तो इन दैट केस विदाउट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द रिलीजियस सेरेमनीज, अगर आप रिलीजियस सेरेमनीज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये था सिर्फ कि यू आर मेकिंग योर सन slave to the later. So if you are giving son to the other, है ना, it means without performing the religious rites, religious ceremonies, it meant what, कि आप उसको क्या कैसे दे रहे हैं, कि आपने उसको दास बना दिया, दास के रूप में आप दे रहे हैं। और अगर आप रिलीजियस राइट्स के थ्रू दे रहे हैं, प्रॉपर रिलीजियस सेरेमनीज करके दे रहे हैं, तो उसका जो एडॉप्शन होगा, उसका जो इनटेक होगा एडॉप्टिव फैमिली में, वो एज ए सन होगा, उसका स्टेटस एक सन का होगा, एक बेटे का होगा, एक पुत्र का होगा। अदरवाइज क्या माना जाता था कि ये हुआ स्लेव, ये दास हो गया, केवल हमारी सेवा के लिए आया है। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलीजियस सेरेमनीज, ये रिलीजियस सेरेमनीज की वहां पे इंपॉर्टेंस थी। तो एडॉप्शन का क्या हुआ, एडॉप्शन का एक सेकुलर एस्पेक्ट हुआ, गिविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द सन, एंड एक हुआ उसका रिलीजियस एस्पेक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द रिलीजियस सेरेमनीज। प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन एवरीवन। सो religious rites prescribed by the Shastras for adoption must be duly performed. This was the requirement at that time. Now, what has changed now? This Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 has accepted only the secular object of the adoption P for Plymouth. Very important, ध्यान रखना है इसको, कि अब क्या चेंज हुआ है, कि अब जो ये जो एक्ट है हमारा, दिस एक्ट जो हिंदू एडॉप्शन एक्ट है, this recognize only the secular object of the adoption. We don't recognize the religious aspect को नहीं करते हैं हम। और यहीं से क्वेश्चन फिल्म से पूछा जाएगा कि क्या हिंदू एडॉप्शन एक्ट में सेकुलर जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको भी ध्यान में रखा गया? नो, दिस इज ओनली एंड ओनली प्योरली एंड प्योरली सेकुलर एस्पेक्ट विच इज टेकन केयर ऑफ बाय द दिस प्रेजेंट एक्ट। डोंट फॉरगेट दिस, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। सो अब जो है उसमें पहले था सन के लिए केवल, लेकिन अंडर दिस एक्ट डॉटर कुड ऑल्सो बी एडॉप्टेड। ये न्यू चेंज है इस वाले एक्ट में, पी फॉर प्लेम्स लगाइए, समझे। सो डॉटर कुड ऑल्सो बी एडॉप्टेड। अब पहले केवल एडॉप्शन का मतलब पहले पुत्र से था, लेकिन अब जो है दैट इवन द डॉटर कैन बी एडॉप्टेड, भले ही वो रिलीजियसली शी इज नॉट कंसिडर्ड या टू बी कॉम्पिटेंट फॉर द फ्यूनरल ऑब्लेशंस, समझे। अभी भी हमारे धर्म के अनुसार लड़कियों को नहीं माना जाता है कि वो मुखाग्नि देंगी जाकर के, भले ही उसके लिए अयोग्य माना जाता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आपकी फैमिली लाइन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू द फैमिली लाइन ऑफ द एडॉप्टेड फैमिली, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट चेंज इन द प्रेजेंट एक्ट, कि इवन द डॉटर कैन बी अडॉप्टेड। अर्लियर इट वाज द सन हु वाज टू बी अडॉप्टेड, बट नाउ द डॉटर कैन आल्सो बी अडॉप्टेड। दिस इज द न्यू चेंज। एंड अगेन दिस एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनीज, ये अलग से है। परफॉर्मेंस ऑफ द रिलीजियस सेरेमनीज इज नो मोर रिक्वायर्ड एज पर दिस एक्ट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, कि अब आपको एडॉप्शन के लिए कोई भी किसी प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या रह गया? एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग रह गया बस। दिस इज ओनली एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। कर लेंगे आप, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा सबको। तो रिलीजियस सेरेमनीज की आवश्यकता नहीं है, डॉटर भी हो सकती है, और इसीलिए दिस फैक्ट रेंडर्स द एक्ट ऑफ एडॉप्शन एज ए सेकुलर एक्ट। नाउ एडॉप्शन इज नो मोर, एडॉप्शन नो मोर इज ए रिलीजियस एक्ट, इट इज ए सेकुलर एक्ट नाउ। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दिस, एडॉप्शन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन एनी अदर पर्सनल लॉज। किसी अन्य पर्सनल लॉ में, जैसे कि मोमडन लॉ है, like English or like Parsi law है, this adoption is not recognized, therefore there is no provision of adoption in such laws. So again this is important for you, it is not recognized by the Muslim law, English law or Parsi law, therefore you will not see the concept of adoption in those personal laws. ये भी आपके लिए important information है। सही है। अब यहां पर समझिए आगे को जो काम की बात है। नाउ आई विल रिलेट इट with the section 4. I will relate it with section 4.
अब समझिए, देखिए उस समय क्या था, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट देयर वर सम फैमिलीज और कास्ट, कुछ परिवार या कुछ जातियां ऐसी थी वेयर एडॉप्शन वॉज प्रोहिबिटेड बाय द कस्टम, कस्टम के द्वारा एडॉप्शन प्रोहिबिटेड था। एंड इफ सच कस्टम वॉज प्रूव्ड इफेक्ट वॉज गिवन टू इट बाय द कोर्ट। समझे बात कि अब तो उस समय कुछ फैमिली, कुछ परिवार, कुछ जातियां ऐसी थी जहां पर कस्टम के द्वारा एडॉप्शन नहीं हो सकता था, कि साहब आप एडॉप्शन ले ही नहीं सकते अपने परिवार में। अब क्या हुआ कि एक कस्टम ऐसा आ गया कि वो कहता है कि नो नो, कस्टम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड विद इन दिस कास्ट, इस कम्युनिटी में कस्टम एडॉप्शन का कोई प्रोविजन ही नहीं है, कस्टम प्रोहिबिट करता है। अब एक फैमिली है, मान लीजिए एक जाति है, वो है कुछ भी कह लीजिए XYZ कास्ट है, और ये कहते हैं कि हमारे यहां एक कस्टम है, देयर इज ए कस्टम विच प्रोहिबिट्स एडॉप्शन, एडॉप्शन को प्रोहिबिट करते हैं। लेकिन इसी जाति की एक फैमिली है ABC, ABC फैमिली है, ABC फैमिली, उन्होंने एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया, पुत्र को अडॉप्ट कर लिया। नाउ दे अडॉप्टेड नेचुरली अगेंस्ट द कस्टम, कस्टम के विरुद्ध जाकर के इन्होंने अडॉप्शन कर लिया। अब इस बेटे ने अपना रंग दिखाना शुरू करा, जब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो जिस फैमिली ने इसको सहारा दिया था उसी फैमिली को इसने तंग करना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। अब नाउ ही हैज गॉट द राइट्स, all the rights of the family, all the rights of property rights, all the rights as a son. Now what to do? अब यहाँ के जो फैमिली मेंबर्स थे ये थे पढ़े लिखे, इसके जो यहाँ पर जो थे, जो भी मान लीजिए एक समझदार व्यक्ति को मान देते हैं हम लोग, मैन यहाँ पे तो कुछ भी कह लीजिए MF, जो मेल फीमेल जो भी थे यहाँ के, ये समझदार थे, उनका एडॉप्शन कैंसल्ड, दिस एडॉप्शन इज नॉट लीगल, यू हैव नो राइट इन आवर फैमिली। ऐसे कैसे नॉट फैमिली, आई एम द सन ऑफ दिस फैमिली नाउ। He approached to the court, ये अब अदालत में पहुंचा, इसने कहा जी इन्होंने मुझे पिछले 15 साल से पाल रहे हैं, मुझे बेटा बेटा कह करके, आज इन्होंने कह दिया कि मेरा कोई मतलब नहीं इस परिवार से, हाउ डिड सो। देन फैमिली सेड कि माय लॉर्ड, देयर इज ए कस्टम इन आवर कास्ट विच प्रोहिबिट्स एडॉप्शन, जो एडॉप्शन को प्रोहिबिट करती है, और क्योंकि ये जो एडॉप्शन हुआ है दिस इज अगेंस्ट द कस्टम, सो एडॉप्शन हेयर इज व्हाट, नॉट वैलिड, एडॉप्शन इज नॉट वैलिड। तो भाई साहब अपने घर जाइए, आप उत्पाद काटिए जहां आपका मन करता हो। कोर्ट का क्या व्यू था, कोर्ट का ये व्यू होता था उस समय, इफ सच कस्टम वॉज प्रूव्ड, अगर वो कस्टम प्रूव हो गया, इफ सच कस्टम वॉज प्रूव्ड इफेक्ट वॉज गिवन टू इट बाय द कोर्ट, कोर्ट उसको प्रभावी बनाते थे, इसका मतलब एडॉप्शन को कैंसिल करते सकते थे। यानी कि कस्टम की एक इंपॉर्टेंस थी पहले, ठीक है। तो कस्टम अगर प्रोहिबिट कर रहा है एडॉप्शन को, तो देन द थिंग्स विल बी डिसाइडेड एज पर द कस्टम। तो समटाइम्स देयर मे बी कस्टम्स prohibiting the adoption, there may be certain customs which may be allowing conditionally or whatever may be। अब सेक्शन 4 के बाद में अब पढ़िए, अब आ गया एडॉप्शन एक्ट, और उसमें आ गया आपका सेक्शन 4, दिस इज सेक्शन 4। देखो इस लाइन को समझाने के लिए, दिमाग में बसाने के लिए मैं कहां से बिल्डअप करके लाया हूं, ताकि सारी चीजें रिलेट हो जाए आसानी से आपके दिमाग में, कि इफ देयर वॉज एनी कस्टम और यूजेस एज पार्ट ऑफ दैट हिंदू लॉ, कौन सा, इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, देन दिस कस्टम और यूजेस शैल सीज टू हैव इफेक्ट, ये अपना प्रभाव अब खो देगा, ये निष्प्रभावी हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर विच प्रोविजन इज मेड इन दिस एक्ट। अगर उस संबंध में एक्ट में कोई प्रावधान दिया गया, कोई सेक्शन दे रखा है,
then this custom will have no effect, it shall cease to have effect. Please let me know. समराइज मैंने ये कहा कि अभी तक का जो एडॉप्शन का जो कॉन्सेप्ट था, हमने बात की पहले एंशिएंट लॉ की बात की, एंशिएंट हिंदू लॉ की बात की. अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू लॉ एडॉप्शन मीन्स था ओनली लिमिटेड टू द टेकिंग ऑफ सन. इवन द एडॉप्शन के उसमें देयर वर टू पार्ट्स, सेकुलर पार्ट एंड द रिलीजियस पार्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट. सेकुलर पार्ट में था गिविंग एंड टेकिंग ऑफ सन, रिलीजियस पार्ट में था सेरेमनीज, कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, तो ये पार्ट थे. लेकिन अब ये कहा गया है कि जो प्रेजेंट एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट है, उसमें दिस रिलीजियस पार्ट हैज बीन डन अवे, उसको खत्म कर दिया गया है. ओनली सेकुलर पार्ट इज गिवन इंपॉर्टेंस. दिस वाज व्हाट. और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, कुछ बुक्स के नाम बताए थे, वो सारी बातें अलग हैं. तो उसी में ये भी बताया गया कि कुछ कस्टम्स ऐसे थे जो परमिट करते थे एडॉप्शन को, कुछ जातियों में एडॉप्शन परमिटेड नहीं था. तो उसी संदर्भ में अब ये कहा गया है कि जितने भी नियम थे अब एडॉप्शन से रिलेटेड पहले, वो सारे एडॉप्शन से रिलेटेड नियम अब दैट शैल सीज टू इफेक्ट, अब वो निष्प्रभावी हो जाएंगे, उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा. समझे? हाँ है ना? बताइए. अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. तो इसीलिए कहते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट. ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट मींस इफ देयर इज एनी कस्टम, if there is any rule or anything which was in force earlier, जो पहले इनफोर्स था, जो पहले लागू था, वो सब अब एक्ट के आने के बाद प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल बी ओवरराइडिंग दैट. This act will be given the overriding effect on all the existing customs or uses or rules or any tax, anything else. तो ये हुआ. इसका मतलब यहां से भी आप समझ सकते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ. We are talking about overriding effect of this act, and it says that if there is any text, rule or interpretation, custom or uses, है ना, and with respect to this custom there is a provision in this act, in that case this custom or whatever ये जो नाम लिखे गए that shall cease to have effect. ये बात खत्म हुई. अब आ जाइए दूसरे पे. Be any other law in force, any other law in force. अभी किसी अन्य अधिनियम की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं. In force immediately before the commencement of this act shall cease to apply to Hindu insofar as it is inconsistent with any of the provisions contained in this act. देखिए अब ये क्या है कि अगर कोई अन्य विधि भी है, अगर कोई और भी लॉ हो जो कि इस लॉ के कमेंसमेंट के होने से पहले प्रभावी था, ठीक, कोई अन्य विधि थी, तो वो अगर इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. क्या मतलब है इसका? ऐसे समझिए. देखिए मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं. सी दिस इज द बॉर्डर लाइन, दिस इज व्हाट द 21/12/1956. इट इज द डेट ऑफ commencement of Hindu Adoption Maintenance Act. Fine. ये जो लाइन है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दिस डेट ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट केम इनटू फोर्स. अब ये यहाँ पे लागू हो गया. हम बात कर रहे हैं इससे पहले की. हमने पहले बात की नंबर 1 किसी की, देयर इज एनी कस्टम, यूजेस, टेक्स्ट, रूल, इंटरप्रिटेशन. ठीक, इंटरप्रिटेशन. नंबर 2 सब क्लोज में है एनी लॉ इन फोर्स. ये कैसे हैं? दोनों ही पार्ट में दे वर इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. यहां पर ये 5 हैं, कस्टम, यूजेस, टैक्स, रूल, इंटरप्रिटेशन, और यहां पर है एनी अदर लॉ इन फोर्स रिलेटेड टू एडॉप्शन. इनका क्या होगा, इसके बारे में नियम था कि इफ देयर इज एनी प्रोविजन, ये सेम प्रोविजन अगर इनके संबंध में इस एक्ट में दिए गए हैं, देन दे शैल सीज इफेक्ट, सीज टू हैव इफेक्ट. इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा. ठीक है. इस केस में क्या है कि इफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट
आर इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर, इनकंसिस्टेंट, सो फार एज द इनकंसिस्टेंसी है इसके जो प्रोविजंस है, एनी दैट लॉ शैल सीज टू ऑपरेट विद रिस्पेक्ट टू हिंदूज। इसकी लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो लाइन है, इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस, इट मीन्स अगर इसके 50 सेक्शंस हैं, 50 सेक्शंस हैं टोटल, एंड आउट ऑफ दैट 10 सेक्शंस ऐसे हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो ये जो 10 एक्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, दे शैल नॉट अप्लाई टू द हिंदूज, शैल सीज टू अप्लाई टू द हिंदूज इन सो फार इट इज इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस एक्ट। तो यहां पर रूल होगा, यू विल सी द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी दिखेंगे हम। अब मुझे बताइए, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं और कई बार क्या होता है, इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी हमारे प्रीलिम्स से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में वो टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और हम लोग ढंग से पढ़ते नहीं हैं। इसमें बी क्लॉज में देखो, एनी अदर लॉ इन फोर्स दैट शैल सीज टू अप्लाई टू हिंदूज, लेकिन कितना, इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंटेंट इन दिस एक्ट। इट मीन्स अगर ये दोनों एक्ट, ये एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आपस में टकराएंगे, इनकंसिस्टेंट, तो जो प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट होंगे, इन दैट केस ओवरराइडिंग इफेक्ट विल बी गिवन टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट प्रोविजंस विल प्रिवेल ओवर एनी अदर लॉ। दिस इज द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। ठीक है, यह हुआ सेक्शन 4। एक क्वेरी है, सर सेक्शन 4 में इनकंसिस्टेंट स्टैंड्स फॉर, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है ये समझना चाह रही हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये समझिए आपको कि विरोधाभासी, उसके विरोध में, जो उसके साथ कंसिस्टेंट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फनी वे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप दो बहनें हो, एक बहुत शैतान हो और एक बहुत कूल हो, है ना, तो उनका जो स्वभाव कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर हो गया, और रह नहीं सकती हमें। दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकी जो को एग्जिस्टेंस है वो इनकंसिस्टेंट है, नहीं रह सकते। नाउ आई अप्लाई दिस अपॉन दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इफ ए प्रोविजन ऑफ दिस सपोज फॉर एग्जांपल सेक्शन 6 से शुरुआत करेंगे हम, 6 ऑनवर्ड 17 तक के जो कोई प्रोविजंस हैं, और कोई दूसरा एक्ट है XYZ, तो यहां पर जो कंडीशंस दी गई हैं, व्हाट आर द कंडीशंस विच शुड बी फुलफिल्ड फॉर ए वैलिड एडॉप्शन, ये 6 से 17 में दी गई हैं। और ये जो एक्ट है XYZ, इसमें भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं। ठीक, यहां पर भी कंडीशंस दी गई हैं। तो अगर ये कंडीशंस एक दूसरे से के विरोध में खड़ी हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो देन यू विल गिव द ओवरराइडिंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एक्ट, क्योंकि ये जो हिंदू एडॉप्शन एक्ट है अन्य विधि के प्रोविजंस के साथ इनकंसिस्टेंट हो गए हैं, इनकंसिस्टेंट। यही कॉन्सेप्ट आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल 13 में जब हम पढ़ते हैं, इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। जैसे राइट टू इक्वलिटी दिया गया, वहां से समझ सकते हैं अगर आप, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी दिया गया, सभी को समता का अधिकार होगा। ठीक, अब आपकी यूनिवर्सिटी में एक रूल बना दिया गया कि यहां पर जो है केवल एक खास जाति विशेष के लोगों को एडमिशन मिलेगा, तो वहां पर क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो रहा है। तो वो जो रूल हुआ, गिविंग एडमिशन टू द कैंडिडेट ऑफ ए पर्टिकुलर कास्ट, दैट रूल इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, वो उसके विरुद्ध जा रहा है, वो इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, बीइंग इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ रही है? देखिए, इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा, आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल, सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ,
help us. Thank you very much and share these videos. Thank you.